India won 5 bronze medals and 1 silver medal, so a total of 6 medals. That puts us on the 71st position, which begs the question, why is India's tally so poor? पूरे दुनिया में अभी ओलंपिक का घड़ी है और हर किसी का नजर वही एक मेडल घर लाने में है। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल 38 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन वहीं अगर अमेरिका और चाइना की बात किया जाए जिनके साथ हम दिन रात हमेशा जीडीपी के साथ कंपेयर करते रहते हैं, तो उनके पास टोटल 3500 से ज्यादा मेडल्स है। लेकिन ऐसा क्यों, आखिर क्यों नहीं कर पाते? क्या 140 करोड़ लोगों का ये देश इसका भी नहीं कि 100 ऐसे बच्चा पैदा करे जो 100 मेडल घर ला पाए? कुछ एक्सपर्ट्स और सीनियर प्लेयर्स की बात माने तो उनका ये मानना है कि हम सही टाइम पर प्लेयर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आखिर क्यों नहीं कर पाते, क्या प्रॉब्लम हो जाता है? क्योंकि बचपन से हमें ये बताया गया है कि अच्छे मार्क्स लाओ तभी बड़ा आदमी बन पाओगे, फिर चाहे हमारा मन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीयर प्रेशर के चलते हम सभी स्ट्रेस का हिस्सा बन जाते हैं और जाने अंदर में एक ऐसा जाल में फंस जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। बचपन में कभी ना कभी तो आप ये सुने ही होंगे कि एक बार बस 10वीं पास कर लो फिर जो चाहे वो करना। अरे वो शर्मा जी के बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर तुम भी आईआईटी एनआईटी में होंगे तो फिर तो मजे ही मजे। फिर आता है ग्रेजुएशन का बारी। बिना ग्रेजुएशन के कोई नौकरी नहीं देगा और बिना नौकरी के कोई बाप अपनी बेटी नहीं देने वाला। आखिर हर कोई श्रद्धा थोड़ी होती है। करंट एजुकेशन सिस्टम के चलते ये एग्जाम्स अपने जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि हर एक सीढ़ी पे हमें कहीं ना कहीं एग्जाम देना ही पड़ता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है, फैमिली में नए मेंबर्स भी ऐड होते हैं, लेकिन सैलरी जितने का उतना ही रहता है। फिर भी देश की दादी हमें टैक्स लेने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ये एग्जाम्स ही है जो आपका अगला कदम डिसाइड करता है। बच्चे सालों मेहनत करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सुसाइड करते हैं बस एक एग्जाम की वजह से, लेकिन आखिर में उनको मिलता क्या है? स्कैम्स, पेपर लीक्स। यहाँ तक कि बच्चे रास्ते में उतर आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि सब चंगा सी है। लेकिन जिस एग्जाम के लिए आप इतना मेहनत करते हो, इतना समय देते हो, आखिर कितना एक्यूरेट है वो एग्जाम आपकी काबिलियत को परखने के लिए? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होगे तो आपको ये पता लग गया होगा कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं की टू सक्सेस है। अगर अभी तक आप ये वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही ग्राउंड वीडियोस को। फिर वीडियो में वापस आते हैं। इंडिया में हर एक स्टूडेंट का पहला 16 साल का पैटर्न लगभग सेम ही होता है, यानी क्लास 10 तक पढ़ाई, जिसमें ये शामिल नहीं होता कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, किसमें आपका एक्सपर्टीज है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये एग्जाम की जर्नी स्टार्ट होता है क्लास 1 से। स्टडीज ये बताते हैं कि चिल्ड्रन आर मोर एक्सप्लोरेटरी एंड मोर लाइकली टू लर्न थिंग्स एट फास्टर रेट देन एडल्ट्स बिकॉज ऑफ ब्रेन्स इलास्टिसिटी एंड रैपिड न्यूरल फॉर्मेशन। एंड इसी पीरियड को साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है क्रिटिकल पीरियड। थोड़ा सोच कर देखिए, हमें लैंग्वेज कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हम बस ऑब्जर्व करके बोलना सीख जाते हैं। छोटे बच्चों को जनरली हर एक चीज में क्यूरियोसिटी होता है और उनका एनवायरनमेंट जैसा रिएक्ट करते हैं वो वैसे ही सीखते हैं। अगर इतने अर्ली स्टेज पे ही मार्क्स लाने पर पेरेंट्स खुश होंगे तो उनको तो मार्क्स लाने ही सब कुछ लगेगा ना। फिर अगर मार्क्स नहीं ला पाते तो सोसाइटी उन्हें फेलियर की तरह ट्रीट करता है। सोसाइटी का तो दूर की बात है, लेकिन एक ही घर में अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और एक बच्चा खेलने में अच्छा है तो कुछ पेरेंट्स ही उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट की बात किया जाए तो ग्रेजुएशन लेवल तक हर एक स्टूडेंट कुछ 700 से 800 एग्जाम अपियर होते हैं। 700 एग्जाम हजम नहीं हुआ ना, मैं बताता हूँ। अगर क्लास 1 से लेकर 10 तक कुछ 8 सब्जेक्ट का एवरेज माने और हर एक क्लास में कुछ 6 एग्जाम्स होते हैं तो इसी हिसाब से देखा जाए तो 480 एग्जाम्स होते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम से एनटीएससी ये सब मिला के कुछ 500 एग्जाम्स बन ही जाते हैं। वहीं 11-12 में कुछ 40 एग्जाम्स होते हैं और ग्रेजुएशन में कुछ 190 से लेकर 200 तक एग्जाम्स होते हैं और बाकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, ये सब मिला के कुछ हो जाते हैं 700-800 एग्जाम्स। आप लोग बोलेंगे हर एक सब्जेक्ट को काउंट में लेना जरूरी है क्या? जब एक सब्जेक्ट में फेल होने से पूरा फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता है तो सब्जेक्ट को काउंट में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। एक बार इन दोनों मार्कशीट को ध्यान से देखिए। बेशक आप ये बोलेंगे कि ए एक एवरेज स्टूडेंट है और बी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है और ऐसे मार्क्स देके ना ही उनके पेरेंट्स खुश होने वाले ना ही सोसाइटी। सबको बस यही लगेगा कि यार ये तो फेल है, ये आगे जाके क्या ही करेंगे। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि ये मार्कशीट एक्चुअली में दो बड़े महारथी होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, श्रीनिवास रामानुजन। भले ही केमिस्ट्री और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स लाने की वजह से सोसाइटी में उनको फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन आज हम उनके द्वारा दिए गए थियोरीज को किताबों में पढ़ते हैं। जिस चीज में उनको इंटरेस्ट था उस चीज में वो इतना टाइम देते थे कि बाकी सब्जेक्ट्स में फेल होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो बस एक एग्जाम पास नहीं कर पाए? कभी आइंस्टाइन ने खुद ये कहा था Only is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, then it will live its whole life believing that it's stupid. तो क्या आपको नहीं लगता कि एग्जाम सिस्टम में एक बदलाव आना चाहिए? अगर नहीं लगता तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर कितना ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट है ये एग्जाम सिस्टम आपकी काबिलियत को परखने के लिए। क्या हमारे मार्क्स एग्जैक्टली हमारे काबिलियत को दर्शाते हैं? क्या बस एक एग्जाम में फेल होने का मतलब ये होता है कि वो बाकी बच्चों से बेहतर नहीं है? हाल ही में हुए नीट एग्जाम की ग्रेड कार्ड्स को देखिए, कैसा लगेगा आपको जब आपको
ये पता चलेगा कि साल भर मेहनत करके जिस एग्जाम को देने के लिए आप सेंटर में गए हो वहाँ ऑलरेडी बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर है और सिस्टम के खराब की वजह से कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क भी मिल रहे हैं। वैसे इन एग्जाम स्कैम्स और पेपर लीक्स के बारे में तो वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कुछ और पैरामीटर्स को देख। बस एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर होना ही पेपर लीक्स नहीं है, और भी टाइप के पेपर लीक्स है जो सालों से चलता आ रहा है, वो है सिलेक्शन क्वेश्चन। एक बार सोच कर देखिए, यूनिवर्सिटीज में बच्चे सेमेस्टर भर क्लासेस नहीं जाते हैं, लेकिन एग्जाम से एक हफ्ते पहले फुल अटेंडेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम से पहले एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टाइम में टीचर्स कुछ सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। भले ही क्वेश्चन पेपर की चोरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको पता है ना, तो वो एक टाइप का पेपर नहीं। कुछ स्टेट बोर्ड ऐसा है कि 70 मार्क के क्वेश्चन पेपर में 40 मार्क पहले ही पता होते हैं, क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर्स में सेम क्वेश्चन आते हैं। एंड इसी चीज का फायदा कुछ कोचिंग इंडस्ट्री और प्राइवेट इंस्टीट्यूट उठाते हैं। टीचर्स का क्वालिफिकेशन चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं। फिर सेमेस्टर भर पढ़ने में और 2-4 PIQ करके जाने वाले में कोई ग्रेड्स का फर्क नहीं होता। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन क्वेश्चन तो बस एक प्रेडिक्शन है, एक्चुअल क्वेश्चन थोड़ी है, पर एग्जाम कंडक्ट ही इसीलिए कराया जाता है ताकि आपका कैपेबिलिटी को परख पाए। और अगर क्वेश्चन इतने प्रेडिक्टेबल हो कि कुछ क्वेश्चन का आने का चांस 100% होता है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। ये तो बस रोड लर्निंग को बढ़ावा देना जैसे हुआ। ठीक है, जब सिलेक्शन क्वेश्चन हाथ में आ गए तो इसी से जुड़ा दूसरा पैरामीटर वो है शॉर्ट टर्म मेमोराइज। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम में बस कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि सेमेस्टर भर पढ़ाई करते हैं और बाकी सब वेट करते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन का। जब प्रॉपर टाइम ही नहीं होता है तो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना कोई पसंद ही नहीं करता, और जब हाथ में सिलेक्शन क्वेश्चन है तो कोई इतना एफर्ट क्यों ही मारेगा, बस रट्टा मारो, मार्क्स लाओ। एंड इस होल प्रोसेस में हम बस उतना ही याद रखते हैं जितना हमें एग्जाम के लिए चाहिए होता है। बस एक बार एग्जाम खत्म फिर सब भूल जाते हैं। एंड ये सब कहीं ना कहीं आपको अंदर से खोखला बना रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये भी वन ऑफ द रीजन है इसकी गैप का। अब आते हैं एक तीसरे पैरामीटर पे, जिसका नाम है प्रैक्टिकल एग्जाम स्कैम। कहा जाता है कि प्रैक्टिकल्स के थ्रू वी लर्न बेटर एंड अंडरस्टैंड बेटर, बट ये भी अपने आप में एक स्कैम। एंड इस स्कैम का डिफरेंट स्टेजेस है। अगर आप हायर सेकेंडरी की बात करोगे तो आपको बस 100 रुपए देने होते हैं, फिर आप अपना मन चाहे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। और ये स्कैम का मास्टरमाइंड होता है स्कूल के PO। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज मेजर किया जाता है आपका नोटबुक कंप्लीट है या नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं लैब के एक्सपेरिमेंट 1 के लिए कुछ 40 पेज लिखने को दिया गया था, और वो 40 पेज लैब मैनुअल नहीं थे, वो थे बुक्स के 40 पेज। हालांकि बाकी सारे एक्सपेरिमेंट 10-15 पेज के थे, लेकिन वो कम नहीं है। मुझे तो ये लग रहा था कि 40 पेज लिखने के बजाय अगर 40 बार एक्सपेरिमेंट को समझा देते तो शायद हम जिंदगी भर ना भूलते एक्सपेरिमेंट को। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं रहा, वैसे ही एक है इलेक्टिव। इलेक्टिव इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने डोमेन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फील्ड के भी नॉलेज रखें, लेकिन इसमें बच्चे वही चीज लेते हैं जिसमें उनको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ना कि उनका इंटरेस्ट। हालांकि इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है, जब मेजर करने का तरीका मार्क्स ही है तो बच्चे तो वही प्रेफर करेंगे ना जिनमें उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब इसलिए सबके बाद थोड़ा जनरल इश्यूज पे बात कर लेते हैं, जो कि जनरली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होते रहते हैं। सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन अटेंडेंस का प्रॉब्लम तो जरूर होता है। मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि अटेंडेंस मैटर करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट टीचर्स? टीचर्स भी तो अच्छे होने चाहिए। अगर बस स्लाइड्स ही पढ़ना है तो वो तो हम भी कर सकते हैं, एटलीस्ट स्लाइड्स तो इंटरेस्टिंग होने चाहिए ना। स्मार्ट क्लासरूम इसलिए बनाया गया था ताकि स्लाइड्स में वीडियोस और एक्स्ट्रा इमेजेस के साथ टॉपिक्स को आसानी से समझाया जा सके और सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लेकिन स्लाइड तो पूरा बुक का कॉपी पेस्ट है। कुछ टीचर्स ऐसे है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद वो अपने सिलेबस खत्म नहीं कर पाते, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते कैसे सिलेबस को खत्म किया जाए, और जो बच जाते हैं वो बोलते हैं खुद से पढ़ लो। 2-2.5 लाख का सैलरी के बावजूद मेरे एक टीचर का ये कहना था कि उनके पास रोलर स्केल नहीं है तो वो ये टॉपिक नहीं पढ़ाए। यहाँ बस टीचर्स का गलती नहीं है, मैनेजमेंट भी अलग से प्रेशर डालता है। डिग्री लेने का अल्टीमेट गोल जॉब ही है, लेकिन इनको प्लेसमेंट सीजन में भी 85% का अटेंडेंस चाहिए, अलग से 4-4 लैब 5-5 थ्योरीज क्लास होना चाहिए, उसके साथ 40-40 100-100 पेजेस का लैब का नोटबुक मेंटेन करो, असाइनमेंट लिखो। ये सब इतने कॉमन प्रॉब्लम्स हो गए कि किसी भी स्टूडेंट को उठा लो, वो भले ही 100 पेज का लैब ना लिख पाए, लेकिन 100 पेज का ये कॉमन प्रॉब्लम्स जरूर लिख पाएगा। एक आइडियल स्कैम आखिर होता क्या है? जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जिसमें सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, स्कैम को फंड करने वाले पेरेंट्स, जिन्हें बच्चों की ग्रोथ से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह होती है। अब इतने से थोड़ी होता है, क्वेश्चन सॉल्वर की भी तो जरूरत है, जो कि कभी कभार टीचर्स भी होते हैं। इनके अलावा एग्जाम माफिया जो कि पेपर लीक कराने में हेल्प करते हैं, और बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकते। इन सारे स्कैम्स को रोकने के लिए जिस बोर्ड को या फिर ये कहा जाए जिस कमिटी को ड्यूटी दिया जाता है, वो खुद इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही एक जाना माना आइडियल स्कैम है व्यापम। प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। अब तो ये कहा जा रहा है कि व्यापम घोटाले के बारे में जो जान गया वो जान सके। व्यापम स्कैम मानो पूरे देश को हिला के रख दिया था। इस कहानी के एंड में होते हैं डेथ्स, सुसाइड्स एंड अरेस्ट्स। आखिर क्या है ये व्यापम स्कैम? व्यापम
यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे 1950 में मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बनाए थे। कहानी में होते हैं कुछ स्टूडेंट्स का मर्डर, कुछ मिस्टीरियस डेथ्स, एंड इन सब में इन्वॉल्व कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। व्यापम एक लौता स्कैम नहीं है, ऐसे ढेरों स्कैम्स और पेपर लीक्स के हेडलाइंस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन स्कैम, जो कि कंडक्ट कराया गया था असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसमें ये स्कैमर्स कुछ 8 से 30 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे पर पेपर के लिए। वैसे ही गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें 3 बार पेपर लीक्स हुए। अगर रिसेंट स्कैम्स और पेपर लीक्स की बात किया जाए, इसमें आते हैं नीट यूजी पेपर, नीट पीजी पेपर और एसएससी एग्जाम स्कैम। यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी घोटाला देखा गया है। पिछले 7 सालों में कुछ 70 बार पेपर लीक्स हुए हैं। अगर एग्जाम सही से हो भी जाए तो देयर इज अ डिले। एप्लीकेशन और एग्जाम डेट में देयर इज गैप, रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड ऑनबोर्डिंग में देयर इज गैप। क्या वैसे सिर्फ बड़े लेवल पे पेपर लीक होना ही स्कैम माना जाएगा? बहुत से ऐसे और भी तरीके हैं स्कैम्स के जो सालों से दुनिया की नजरों से छुपते आ रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो आपके प्लेसमेंट सीजन में आपको अपने ही कॉलेज के बाकी 1000 बच्चों के साथ कंपनी के असेसमेंट टेस्ट में बैठना पड़ता है। हो सकता है आप अच्छे से एग्जाम दे रहे हो बिना चीटिंग के, लेकिन क्या बाकी 999 बच्चे वैसे ही कर रहे जैसे आप बिना चीटिंग के दे रहे हैं? आपको बस 100 से 150 रुपए देने होते पर क्वेश्चन के, फिर आपका असाइनमेंट डन। भले ही आप बिना चीटिंग के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वहाँ 100 ऐसे बच्चे होंगे जो 100 रुपए देके असेसमेंट टेस्ट क्लियर करवाते हैं। एंड ये सारे स्कैम से मीडिया है टेलीग्राम पे आपको ऐसे 100 ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे होंगे। एंड बच्चों के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्वर्स भी होते हैं जो कि पर क्वेश्चन 100 से 150 रुपए चार्ज करते हैं। ये कुछ ग्रुप्स भी देख सकते हैं आप लोग। क्या ये स्कैम नहीं है? ये बस जॉब पाने के लिए नहीं होता है। टेलीग्राम पर आपको ऐसे भी ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं आपकी मन चाहे एग्जाम पे मन चाहे मार्क्स देने के लिए। बदले में आपको बस 40 से 50 हजार रुपए देने होते हैं। कुछ रिमोट सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं और एग्जाम देते हैं। बदले में आपको बस एग्जाम देने की एक्टिंग करनी होती है। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है रिलेक्स और टीम व्यूअर, जो कि स्कैमर्स यूज करते हैं आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेने के लिए। इस आर्टिकल को एक बार देखिए। 2022 में जीमाट एग्जाम में चीटिंग के चलते कुछ 133 स्टूडेंट का स्कोर डिस्कार्ड किया गया था, जिनमें से 108 बच्चे इंडिया से थे। मुझे ऐसा लगता है कि वी इंडियंस नेवर ट्राइड न्यू थिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर। वी आर जस्ट गुड एट कॉपिंग अदर्स। जो कोई और ट्राई एंड टेस्ट किया हो, हम वो सारी चीजों से डरते हैं जिनका रिजल्ट अनसर्टेन होता है। डर जितना फेलियर का नहीं होता है, उससे ज्यादा तो आसपास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और सोसाइटी का होता है। अगर किसी के खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है, फिर भी वो इंजीनियरिंग चूज करता है, ना कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टडीज। सिमिलरली अगर किसी को खाना बनाना पसंद है, फिर भी वो डॉक्टर चूज करता है, ना कि होटल्स। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये दोनों ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, इंजीनियरिंग करके छोटा मोटा जॉब तो मिल ही जाता है। एंड इसीलिए होटल्स में बिना किसी एग्जाम्पल के ट्राई मारना बड़ा रिस्की लगता है। एंड दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज। और एक चीज है जिसमें ध्यान देना जरूरी है, वो है जॉब्स। ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स है। वी नीड वेराइटी ऑफ जॉब्स, दैट टू गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड गवर्नमेंट जॉब्स का ही। बाहर के देशों में स्वीपर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इनका भी उतना ही इज्जत जितना बाकी सारे जॉब्स में होता है। अगर इंडिया में इन सारे जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स के अंडर लिया जाए, वी कैन एक्सपेक्ट ए होलसम डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है एंड एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड कि कोई फटाफट सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि आप देखे होंगे ज्यादातर जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, वहाँ बच्चों को फेल नहीं कराते, बल्कि ग्रेस मार्क देख के उनके पास किया जाता है। जैसे क्योंकि अगर फेल कर देंगे तो कॉलेज को अपने रेपुटेशन की पड़ा है, वहीं स्टेट को लिटरेसी रेट का पड़ा है। एंड इसी बहाने ग्रेस मार्क देख के उनको पास किया जाता है। कभी सोचा है आपने कि हमेशा लिटरेसी रेट की ही क्यों बात किया जाता है, एवरेज मार्क्स से क्यों नहीं किया जाता? मुझे तो ऐसा लगता है कि लिटरेसी रेट एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर एवरेज मार्क्स देखा जाता तो तभी पता चलता कितने एलिजिबल है कितने नहीं है। क्योंकि हर एक एग्जाम में 40 to 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 50% से कम मार्क्स लाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और जितने भी सारे हादसे होते हैं एग्जाम को लेकर, वो सब कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर के चलते होता है। एंड पीयर प्रेशर एग्जिस्ट बिकॉज एग्जाम सिस्टम नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ऐसे ही ग्राउंड लेवल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं विजन थॉट्स चैनल और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त फैमिली मेंबर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।